गाइस हेलो एंड वेलकम टू जिंदगी 360। गाइस इस शो में हम आपको दुनिया के मुख्तलिफ रंग दिखाने की कोशिश करते हैं। कभी ये खुशी के रंग होते हैं, कभी ये गम के रंग होते हैं, कभी ये रंग मस्ती के होते हैं, कभी ये रंग बोरियत के होते हैं। लेकिन हम कोशिश करते हैं कि लाइफ का हर एंगल हम आपके सामने पेश करें। आज का जो हमारा टॉपिक है वो शायद ज़्यादा खुशगवार ना हो, लेकिन इसको नज़रअंदाज या इग्नोर करना शायद हमारे लिए मुश्किल पड़े। एक दूसरे मुल्क आकर घरेलू तशद्दुद यानी डोमेस्टिक वायलेंस की शिकार ख़वातीन किन मुश्किलात का सामना करती हैं, ख़ास तौर पर एक ऐसी जगह जहाँ ना ही उन्हें ज़ुबान आती है, ना ही वहाँ के सिस्टम्स आते हैं और ना ही वो किसी को जानती हैं। गाइस आज के शो में हम इन सवालात का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। ये सब हम जानने की कोशिश करेंगे समीना की कहानी के ज़रिए, जो पाकिस्तान से शादी कर कर यहाँ अमरीका आई और यहाँ उन्होंने डोमेस्टिक वायलेंस का सामना किया। उनसे हमारी मुलाकात एक शेल्टर होम में हुई। आइए आपसे भी उनकी मुलाकात करवाते हैं। ये बताएं कि आपका अमेरिका कैसे आना हो? मैं शादी करके आई हूँ अमेरिका। मेरे शौहर ने रिश्ता भेजा था, वो ख़ुद आए थे पाकिस्तान मेरी रुखसती लेकर, मुझे अमेरिका लेकर आए वो। इस तरह से मैं आई हूँ उनके साथ। जब आपको ये खबर मिली कि आपके लिए रिश्ता आया तो आपके अंदर क्या फीलिंग थी? फीलिंग कुछ नहीं थी। मैं अल्लाह से दुआ करती थी और बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती थी कि अल्लाह पाक हक़ में बेहतर हो तो हो, क्योंकि मेरे सारे भाई बहन रिश्तेदार मुझसे दूर हो जाएंगे। तो मैं बहुत ज़्यादा नमाज़ पढ़ती थी, दुआएं करती थी, बहुत इस्तिखारे भी करवाए मैंने कि या अल्लाह जो हक़ में बेहतर हो वो हो। जब आपने सोचा कि मैं अमेरिका जा रही हूँ तो अक्सर लोग सोचते हैं कि अमेरिका में तो एक और ज़िंदगी होती है, वहाँ ज़ाहिर मॉडर्न जगह है, फ्रीडम होती है, ये होती है वो होती है। आपको क्या ख्याल था? लेकिन मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा। मैंने ये सोचा कि मेरा घर है वहाँ पर, मेरा शौहर है, मुझे अपने घर जाना है। मैं रुखसत होकर अपने नए घर में जा रही हूँ अपनी नई ज़िंदगी शुरू करने के लिए। मैंने ऐसा कुछ नहीं सोचा था कि अमेरिका है, अमेरिका में ये है वो है, नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह कराची में भी सब कुछ है। कराची में बहुत ज़्यादा प्यार है, मेरे भाई बहन है, मेरी फैमिली है वहाँ। यहाँ कुछ नहीं है। तो आपको इनफैक्ट थोड़ा शायद डर लगा होगा अमेरिका आते? डर तो लगा था कि नई जगह है, नई जगह है, बिल्कुल नया माहौल है। मेरे शौहर जो पाकिस्तान से लड़ाई शुरू कर दी थी उन्होंने, उनका भी मुझे डर था कि ये किस तरह से मेरे साथ सलूक करेंगे। आप कह रही थी आने से पहले मुश्किलात पहले भी बहुत मुश्किलात गड़बड़ शुरू हो गई? जी बिल्कुल गड़बड़ तो शुरू हो गई थी, क्योंकि इन्होंने कहा था कि मैं स्पॉन्सर वीज़ा करूँगा। तो मेरे भाइयों ने कहा कि स्पॉन्सर ही करना। इन्होंने कहा था फियांसी वीज़ा करूँगा, मेरे भाई ने कहा था कि तुम स्पॉन्सर वीज़ा करना जो बीवी का होता है, तुम वो करो और मेरी बहन को ले जाओ। मेरे शौहर ने कहा कि पहले मुझे रुखसती दो, पेपर वर्क मैं बाद में करूँगा। लेकिन मेरे भाइयों ने कहा नहीं, इस्लामी तरीके से हम पहले पेपर वर्क कंप्लीट हो जाएगा, वीज़ा लग जाएगा, उसके बाद रुखसती हो जाएगी। तो किस पॉइंट पर आपको लगा कि कोई मसला है और क्यों लगा? मेरे शौहर हमेशा से यही कहते थे कि स्पॉन्सर वीज़ा जो तुम्हारे भाई ने मुझे कहा है वो मैं बदला लूँगा तुम्हारे भाई से। वो बदला लेना चाहते थे। क्यों? ये वो हर बात पे मुझे उठते उठते बैठते, हर बात पे मुझे ताना देते थे कि तुम्हारे भाई ने जो स्पॉन्सर वीज़ा का करवाया है उसमें मुझे बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, मैं तुम्हारे भाइयों को नहीं छोड़ूंगा। आप अमेरिका आ भी गई थी तो एट दैट पॉइंट मसले हो रहे थे, मतलब कि मेरी सास मुझे मारती थी, मेरे शौहर मुझे मारते थे, मैं कहीं जा नहीं सकती थी। छोटा सा स्टूडियो अपार्टमेंट में मैं रहती थी, एक छोटी सी विंडो थी, मैं वहाँ से बाहर नहीं देख सकती थी क्योंकि मुझे परमिशन नहीं थी। मैं 2 कदम आगे नहीं जा सकती थी अपने शौहर के। वो मुझे कहते थे कि नहीं पीछे हटो, तुम मेरी बीवी हो, खाना खाती हो तो कितना खाती हो। वो हर चीज़ मुझे पूछते थे कि क्या कर रही हो। पूरा दिन अगर मैं घर में रहती हूँ, मेरा पाकिस्तान से फ़ोन आता है तो वो फ़ोन रिकॉर्ड होते थे मेरे सारे। मुझे हर तरह से बहुत ज़्यादा वो किया है। जब ये हो रहा था आपको क्या फीलिंग होती थी? आपको क्या फीलिंग होती थी कि एक इंसान के पीछे पूरी ज़िंदगी अपनी ख़राब करके ख़त्म करके एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं और वो लड़कियों को इस तरह से इस्तेमाल करके फेंक देते हैं। आपको कभी लगा कि शायद मेरी गलती है, मैंने कुछ किया है, मेरी वजह से? मैं कहती थी कि मेरी गलती अगर है तो आप मुझे बताओ, अगर मेरा कोई गुनाह है तो मुझे बताओ कि मैंने आपसे शादी की, आपने मेरा वीज़ा लगवाया,
अपनी बीवी का वीज़ा लगवाया, बीवी को बुलाया है यहाँ पर, मेरे भाई बहनों को नहीं बुलाया आपने। जब ये हो रहा था तो आपने क्या सोचा कि मैं किसी को बताऊं ना बताऊं? आपको कभी ये भी एक होता है कि मेरी फैमिली की इज्जत ना मैं यही 8 महीने इनके साथ थी। मेरी सास ने जब मुझे मारा तो मुझे सब ने कहा कि तुम्हें पुलिस में कंप्लेन करनी थी, तुमने क्यों नहीं की? मैंने कहा मैंने अपने ख़ानदान, मैंने अपने अम्मी और अबू के इज़्ज़त के लिए मैंने ऐसा कोई कदम नहीं उठाया जो उनको भी ठेस पहुँचे और इनको भी कोई नुकसान हो। मैंने कुछ नहीं किया, मैं चुप करके रही। मुझ पर चोरियों के इल्ज़ाम लगते थे, 3 बार मुझ पर चोरियों के इल्ज़ाम लग चुके हैं। मेरे शौहर वो कहते थे कि नहीं अम्मी सही कहती हैं, तुमने उठाया होगा। तो मैं कहती थी मेरा रूम चेक कर लो, मेरे रूम में अगर है तो। मेरी सास ने भी मुझे मारा तो बहुत कोशिश की मैंने कि मैं किसी को बता सकूं कि मुझ पे जुल्म हो रहा है, लेकिन 8 महीने मेरे फ़ोन रिकॉर्ड होते थे, मैं किसी से बात नहीं कर सकती थी। अगर मैं घर वालों को कुछ कहती तो यहाँ मेरे लिए पीछे क्या होता मुझे नहीं पता। फ़ोन रिकॉर्ड आपके होते थे? जी हाँ, मेरे फ़ोन रिकॉर्ड होते थे। तो उसने बाकायदा आपके फ़ोन मॉनिटर किया कि आप कुछ कह नहीं रही किसी को? जी, भाई बहनों से कोई ऐसी बात तो नहीं कर रही और मेरे हाथ में कुछ पैसे वगैरह भी नहीं देते थे कि मैं भाई बहनों को भेज तो नहीं रही। ये हो रहा था, आप यहाँ कुछ काम करी थी या कुछ? नहीं, मैंने कुछ नहीं किया। इनकी फैमिली मेम्बर आते थे हर बात पे, जब हमारी लड़ाई होती थी तो ये अपने फैमिली मेम्बर्स को बुलाते थे घर पे, तो वो हमारा फ़ैसला करवाते थे। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हर फैसले में वो मुझे करते थे कि नहीं ये बच्ची सही है, ये झूठ नहीं बोल रही है। जो उनके ख़ानदान वाले? जी बिल्कुल, वो कहते थे। और उसके अलावा उन्होंने कहा था कि इसको स्कूल भेजो, इसको इंग्लिश सीखने की ज़रूरत है, थोड़ी हेल्प करो इसकी। तो मेरे शौहर कहते थे मुझे भरोसा नहीं है इस पर। मैं कहती थी ठीक है, अगर आपको भरोसा नहीं है आप मेरे साथ बात करो इंग्लिश में, तो इम्प्रूविंग हो जाएगी, अच्छा हो जाएगा। लेकिन वो नहीं करते थे, ना मुझे इंग्लिश सिखाया, ना मुझे स्कूल भेजा, ना मेरे हाथ में कभी पैसे दिए, कुछ भी नहीं। मेरे सास भी मुझे मारती हैं, मेरे शौहर भी मुझे मारते थे, बहुत ज़्यादा जुल्म करते थे। बस ये है कि खाना पीना तो तुम्हें मिल रहा है ना, बस अपनी ज़िंदगी गुजार लो। अब खाना पीना तो सब कुछ नहीं होता और घर पे बैठी रहो। स्टूडियो अपार्टमेंट में, छोटा सा अपार्टमेंट, अगर मैं कंप्यूटर पे बैठ जाती तो मेरी सास फ़ोन करती मेरे शौहर को कि देखो तुम्हारी बीवी जो है वो कंप्यूटर पे है। तो मेरे शौहर टीम वीवर थ्रू वो कंप्यूटर से आके देखते कि मैं कंप्यूटर पे क्या देख रही हूँ। वो यहाँ तक मुझे उन्होंने अपनी नज़र में रखा था, कैद करके रखा था मुझे। और फिर पाकिस्तान तो उन्होंने भेजा कि तुम जाओ, तो वो ज़ाहिर है एक चुड़िया जब कैद होगी और उसको भाई बहनों से मिलने का मौका मिलेगा तो मैंने कहा मैं जाऊँगी। पाकिस्तान जाने के बाद क्या हुआ, समीना क्यों और किसके सहारे वापस अमेरिका आई और यहाँ आकर एक घरेलू तशद्दुद की शिकार ख़वातीन के लिए शेल्टर में कैसे पहुँची, ये सब ब्रेक के बाद। गाइस, आपने समीरा की कहानी सुनी और कैसे उन्होंने यहाँ अमेरिका में घरेलू तशद्दुद का सामना किया। पाकिस्तान वापस जाकर समीरा ने हिम्मत नहीं हारी, लेकिन उन्होंने फैसला किया कि उन्होंने यहाँ वापस अमेरिका आना है। इस फैसले का हौसला उनकी एक रिश्तेदार ताहिरा ने उन्हें दिया। गाइस, आपने देखा होगा इंटरव्यू के दौरान कि समीरा के साथ एक और खातून बैठी हुई हैं, यही ताहिरा थी। ताहिरा ने भी अमेरिका में घरेलू तशद्दुद का सामना किया है। इनकी क्या कहानी है और क्यों उन्होंने समीरा को कहा कि उन्हें वापस यहाँ अमेरिका आना है, आइए पता करते हैं। तो आपने अपने कज़न से कब किस पॉइंट पर रजू फरमाया? मुझे मना किया था मेरे शौहर ने कि तुम कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी ताहिरा आंटी, इनका ताहिरा नाम है, ताहिरा आंटी से कोई कांटेक्ट नहीं रखोगी। मैंने कहा मैं क्यों नहीं रखूँगी? तो उन्होंने कहा कि नहीं, तुम्हारे रिश्तेदारों से मैं तुम्हें नहीं रखना चाहता। मैंने कहा ठीक है। मेरे ससुर भी मुझे कहते थे कि अगर तुम्हारे रिश्तेदार तुम्हें पैसा देते हैं तो वो तुम्हारे दोस्त हैं, वरना तुम्हारे दुश्मन हैं। फिर मैं पाकिस्तान गई। पाकिस्तान में मैंने अपनी आंटी को फ़ोन किया। जब मैंने इंतज़ार किया कि वो मेरी टिकट दोबारा भेज देंगे, तो मुझे टिकट तो नहीं भेजी। अम्मी अब्बू को गालियाँ देते रहे, बदतमीज़ी करते रहे और तलाक का कहते रहे बार बार। तो मैंने आंटी को फ़ोन किया, मैंने कहा मैं आंटी क्या करूँ अब। जब इन्होंने आपको कांटेक्ट किया तो आपको क्या लगा? मुझे मेरी अपनी कहानी याद आ गई। मैंने इसे कहा कि नहीं, तुम्हें पाकिस्तान में, अब ज़ाहिरी बात है, देखिए वहाँ पे कल्चर का बहुत ज़्यादा खौफ है। और एक दफ़ा जब शादी हो जाती है ना हमारी लड़कियों की, उसको या तो ये कि बच्चा अभी तक नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ, अगर वो घर पे आई है इतने दिन बैठी है तो क्यों बैठी है,
ये खुसखुस होती रहती है हमारे घरों में, स्पेशली पाकिस्तान में और गांव वगैरह में। अब ज़ाहिरी बात है, कल्चर का खौफ तो भाइयों को भी था कि अब लोग बातें कर रहे हैं, रिश्तेदार बातें कर रहे हैं कि भाई इसने कहा था 1 महीने के लिए आ गई, अब ये क्यों नहीं जा रही, क्या बात है, उसने छोड़ दिया है। अब डर के मारे वो मुझसे बार बार फ़ोन करते थे कि अब हम क्या करें। मैंने कहा थोड़ा इंतज़ार कर लो। कहते हैं नहीं, बार बार लोग आते हैं पूछते हैं कि ये आ गई है क्या, अब इसको तलाक हो गई है। अभी तलाक का कुछ ऐसा कुछ हुआ नहीं था, लेकिन वो बस लोगों की वजह से अब कहते हैं हम किस को जवाब देंगे कि क्या हो रहा है। तो मैंने कहा अगर खौफ है ना आप लोगों को तो मेरे पास भेज दें, कोई मसला नहीं है, आप यहाँ भेज दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने इसे अपने पास बुला लिया। मुझे आंटी ने कहा कि तुम वापस आ जाओ मेरे पास, क्योंकि मेरी ज़िंदगी मुझे ख़राब नहीं करनी। एक बंदे के पीछे पाकिस्तान में रहकर इसी के नाम के साथ मैं जीना नहीं चाहती। अभी इसकी 1 साल भी शादी को नहीं हुआ है। मुझे ये बताएं कि अगर ये ऐसे ही बैठी रहेगी, वो तो तलाक नहीं देगा, वो अपनी ज़िंदगी बना लेगा, इसका क्या होगा? इसको जीने का हक़ नहीं, इसको दूसरी शादी करने का हक़ नहीं। मैं कहती हूँ है, अल्लाह ताला ने ये हक़ हम सब को दिया है, मर्द को भी दिया है, औरत को भी दिया है। मैंने इसीलिए कहा आओ देखते हैं क्या होता है। आपका भी एक सिमिलर एक्सपीरियंस हुआ? जी बिल्कुल हुआ। उसके बारे में हमें बताइएगा थोड़ा बहुत कि आपको किस मुश्किलात के थ्रू जाना पड़ा। देखिए मैं तो जब मैं यहाँ पर आई थी ना, मेरे लिए कोई सहारा नहीं था। मैंने तो धक्के खा खा के एक घर से दूसरे घर में मैं किस तरह से गई हूँ मुझे नहीं पता। खुदा ताला ने मुझे किस तरह से खड़ा किया है ये मुझे नहीं पता। अल्लाह का शुक्र है मेरे वालिदैन ने मुझे बैचलर करवाया था पाकिस्तान में, मैंने साइकोलॉजी की थी। लेकिन वहाँ का माहौल, पाकिस्तान का माहौल और यहाँ के माहौल में इट्स लाइक अ डे एंड नाइट डिफरेंस है, ठीक है ना। यहाँ पे मेरी जो ससुराल हैं, मेरे 6 महीने का बच्चा मुझसे छीन लिया था, मुझे पाकिस्तान धोखे से भेज दिया था और मेरा ग्रीन कार्ड भी वापस ले आए थे। लेकिन और इसी दरमियान में मेरे अब्बू का इंतकाल हो गया था। लेकिन मुझे एक ही जद्दोजहद थी, नहीं मुझे मेरा बच्चा चाहिए। मेरे भाई ने कहा, माशाल्लाह बड़े भाई हैं, अब वो अटर्नी हो चुके हैं। मेरे भाईजान ने कहा बेटा छोड़ दो, तुम क्या करोगी वहाँ पे, ना तुम्हें इंग्लिश आती है, ठीक है ना तुम्हें यहाँ का कल्चर पता है, ना वहाँ पे कोई रिश्तेदार है, ना तुम्हारे दोस्त हैं। वो यही होता है ना कि लड़कियाँ वहाँ से आती हैं, यहाँ आइसोलेट हो जाती हैं, क्योंकि हम एक तो हमारा ये कि कॉन्फिडेंस बिल्डअप नहीं हुआ होता। यहाँ तक कि पढ़ाई चले, आज का दौर में देखती हूँ, आज से 17 साल पहले का दौर मुख्तलिफ था। आज जो एडवांस पाकिस्तान में एडवांस लोग हो गए हैं वो हमारे दौर में नहीं था, मेरे दौर में नहीं था। पढ़ी लिखी ज़रूर थी, कॉन्फिडेंस भी बहुत था, लेकिन यहाँ पर आके क्योंकि सहारा ना होने की वजह से एक औरत जो धक्के खाती है, मुश्किलात खाती है, उसका एहसास सिर्फ उस औरत को ही हो सकता है, किसी और को नहीं हो सकता। आपको अपने बेटे के साथ वापस मैंने बिल्कुल आके मैंने केस किया, मुझे इंग्लिश नहीं आती थी, मैंने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया है। फिर मैंने बेटे को लिया, अल्हम्दुलिल्लाह मैंने केस किया, उस कोर्ट में ले गई, मुझे मेरा बेटा मिला, लाख एहसान है मालिक का, अल्हम्दुलिल्लाह। ये बहुत अहम बात है कि यहाँ जब आते हैं तो आपने जैसे कहा आपको अंग्रेज़ी नहीं आती थी, यहाँ का लीगल सिस्टम अलग है, यहाँ के जो तौर तरीके हैं वो बिल्कुल अलग है। फिर कैसे आपने इस सिस्टम को नेविगेट किया कि जो अमेरिका का सिस्टम है, ये बहुत मुश्किल काम है, जो यहाँ लोग रहते हैं वो नहीं कर सकते। देखिए मैंने कहा ना, मैंने अकेले रहते हुए खुदा की कसम में खा के कहती हूँ, मैंने बहुत धक्के खाए। एक औरत होने की वजह से मैंने जो धक्के खाए, मैं दुआ करती हूँ कि अल्लाह ताला किसी को भी ऐसे दौर से ना गुजरना जिस तरीके से जिस दौर से मैं गुजरी हूँ। लेकिन अल्लाह ताला ने ना मुझे ऐसे ऐसे रास्तों से गुजार के आज मैं इस दौर पे खड़ी हुई हूँ कि मैं दूसरी औरतों को मैं गाइड कर सकती हूँ। आज मेरी कज़न ये जो पाकिस्तान से आई है, उसे भेज दिया था पाकिस्तान में कि अब तू नहीं आ सकती। मैंने कहा नहीं, तू आ, ठीक है ना। मेरे लिए रास्ते बंद थे, लेकिन तुम्हारे लिए रास्ते बंद नहीं हैं।
देखिए अल्लाह ताला किसी न किसी को किसी न किसी के लिए खड़ा कर देता है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज मुझे इस दौर में रह के मैंने एजुकेशन भी ज़्यादा ली है, मैंने सोशल सिस्टम को भी जान लिया है, लीगल सिस्टम को भी जान लिया है, और मैं ख़ुद भी कोशिश करती हूँ कि ऐसी औरतें, मैं कहती हूँ उन्हें गिव अप नहीं करना चाहिए। अच्छा ये बताएं कि आपने बात की इस्लाम की बात की, और जो एक मुस्लिम है उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। हम इस वक्त बैठे हुए मुसलमात निसा में एक इदारा है जो ख़वातीन की मदद करता है। आपको कैसे इस जगह का पता चला? मुझे इसके लिए जगह चाहिए थी, तो मैं मस्जिद में जाती थी अल्हम्दुलिल्लाह, तो मैंने किसी से डिस्कस किया, तो उन्होंने मुझे कहा कि सिस्टर ये हमारा शेल्टर है, मुसलमानों का ही है, तो आप इनसे बात करें। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने यहाँ पे बात की, तो उन्होंने कहा, मैंने उनको सारी सिचुएशन बताई कि मेरे साथ ये मसला है, मुझे सिर्फ 1 महीने के लिए रहना है। तो उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह वेलकम किया और कहा कि कोई मसला नहीं है। तो इस तरह से मुझे पता चला कि चलो कि मुसलमानों के लिए भी कोई है, इससे बड़ी और कोई बात नहीं है। जब आपको यहाँ का बताया गया तो आपने क्या सोचा? आपने ये सोचा कि अच्छी चीज़ होगी? कैसे आपको क्या ख्याल आया? मुझे तो अभी तक कुछ नहीं पता कि क्या है क्या नहीं है, लेकिन ये है कि मुझे कुछ लोगों ने बताया कि यहाँ रास्ते अच्छे खुलेंगे और तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प होगी यहाँ पर। तो बस मैं यहाँ आ गई। अब अल्लाह जो करे बेहतर करे, क्योंकि मुझे नहीं पता कि यहाँ भी क्या है क्या नहीं है, और मैं अपने शौहर के पास नहीं जाना चाहती किसी भी हाल में नहीं। मैं तलाक़ लेना चाहती हूँ उनसे, अपनी ज़िंदगी आगे बढ़ाना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पीछे नहीं हटना, ना पीछे देखना है कि जो लाइफ में हुआ है, ना सोचना है उसके बारे में, क्योंकि ज़िंदगी ख़राब कर दी तो इंशाल्लाह आपको यहाँ सहारा मिलेगा और आपको यहाँ वो हेल्प मिलेगी जो आप चाहती हैं। और मुझे भी उम्मीद है कि आप लोगों की कहानी दूसरी ख़वातीन को भी ये स्ट्रेंथ देगी, जो आप स्ट्रेंथ का इज़हार कर रही हैं, वो स्ट्रेंथ देगी कि वो आगे बढ़े इंशाअल्लाह इंशाअल्लाह। गाइज़ ये थी समीरा और ताहिरा की कहानियाँ। यकीनन आप इनसे मुतासिर हुए होंगे, लेकिन गाइज़ हम ये नहीं कह सकते कि ये कहानियाँ किस हद तक सच हैं। हमने इस बात पर रिसर्च नहीं की, हम इस बात पर रिसर्च कर ही नहीं सकते। लेकिन ब्रेक के बाद हम आपको एक ऐसी खातून से मिलवाएंगे जो समीरा और ताहिरा जैसी हज़ारों और ख़वातीन से मिलती रहती हैं और उनकी मदद भी करती रहती हैं। स्टे विद अस। गाइज़ वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। इस वक्त हम आपको मिलवाना चाह रहे हैं रुबीना नियाज़ से, जो टर्निंग पॉइंट तंजीम से मुंसलिक है। टर्निंग पॉइंट एक ऐसी तंजीम है जो घरेलू तशद्दुद की शिकार ख़वातीन के लिए काम करती है। हम रुबीना से ये पूछेंगे कि ये कितना बड़ा मसला है साउथ एशियन कम्यूनिटी में, और अगर कोई लड़की घरेलू तशद्दुद का शिकार है तो उनके पास क्या रिसोर्सेज हैं टू गेट अवे फ्राम दिस प्रॉब्लम। रुबीना, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस, रियली अप्रिशिएट योर टाइम। ये बताएं कि आपके पास जो ख़वातीन आती हैं उनमें से कितनी बड़ी तादाद साउथ एशियन है? ज़्यादातर जो, जैसे मैंने बताया कि 60% से ज़्यादा औरतें जो हैं वो पाकिस्तान और बांग्लादेश से उनका ताल्लुक़ है। और उसकी वजह ये है, एक तो वो नई इमिग्रेंट्स हैं यहाँ पे ज़्यादातर, बहुत सी ऐसी भी जो हैं जो अमेरिकन बॉर्न भी हैं, मगर ज़्यादातर जो औरतें यहाँ हमारे पास आती हैं उनकी अंग्रेज़ी बहुत लिमिटेड है, तालीम बहुत कम है, उन लोगों को यहाँ के क़ानून का नहीं पता, उनको ये नहीं पता कि खुदा न खास्ता अगर वो मुसीबत में हों तो वो किसके पास जाएं मदद के लिए, और कोई उनको समझेगा या नहीं। देखिए, मैं ये इम्प्रेशन नहीं देना चाहती कि डोमेस्टिक वायलेंस जो है वो साउथ एशियन घरों में ज़्यादा है। हमारे घरों में, पाकिस्तानी और मुसलमान घरों में और बांग्लादेशी घरों में डोमेस्टिक वायलेंस की परसेंटेज वही है जो और कम्युनिटीज़ में है। रुबीना, ये बताएं कि अगर कोई लड़की इस सिचुएशन में है तो उसके पास क्या रिसोर्सेज हैं, क्या कर सकती है इफ़ शी इज़ इन दिस सिचुएशन? देखें, हर शहर में तकरीबन बहुत से मेन स्ट्रीम डोमेस्टिक वायलेंस एजेंसीज़ भी हैं, मगर जहाँ तक मुझे पता है जो मेन स्टेट्स हैं जैसे, और बड़े शहर हैं, शिकागो है, लॉस एंजलिस है, सैन फ्रांसिस्को,
اٹلانٹا، یہ سب جو بڑے بڑے شہر ہیں یہاں پہ ساؤتھ ایشین آرگنائزیشنز بھی ہیں، اور مسلمان عورتوں کے لیے بھی خاص آرگنائزیشنز بنی ہوئی ہیں. دعا تو یہی ہوتی ہے کہ ان لڑکیوں کو ضرورت نہ پڑے، مگر اگر پڑے تو ان کے ہاتھ میں فون نمبرز، ویب سائٹس اس طرح کی ہوں. کوئی فیملیز جو ان کی جاننے والی یہاں پہ ہیں ان کا ان کے ساتھ کانٹیکٹ رہے، تاکہ لڑکے کو پتہ ہو کہ یہ اکیلی نہیں ہے، somebody is watching her back. روبینہ یہ بتائیں کہ اگر کوئی فیملی سوچ رہی ہے اپنے لڑکی کو امریکہ بھیجنے، کسی سے شادی کروانے، تو کیا ان کو پہلے سوچنا چاہیے؟ میں تو یہ سجیسٹ کروں گی کہ اگر باہر کیا جیسے پاکستان کا بھی کوئی لڑکا ہو اور باہر کا ہو تو خاص طور پہ اگر کوئی رشتہ آئے تو جلدی نہ کریں، اور پہلے یہاں پہ کوئی جاننے والا، کوئی رشتہ دار، کوئی ایسا جس کو وہ ٹرسٹ کرتے ہوں اس کے تھرو ضرور پتہ کریں کہ وہ لڑکا یا لڑکی کی فیملی جو بھی کلیمز کر رہے ہیں وہ صحیح ہیں یا نہیں، ایک چیز. دوسرا اس کا بیک گراؤنڈ پتہ کریں، کیونکہ بہت سے کیسز میں یہ ہوا ہے کہ لڑکی شادی ہو کے یہاں آئی ہے تو اس کو پتہ چلا کہ اس کے شوہر کی تو پہلے کسی سے شادی ہوئی تھی. وہ پاکستان سے نکاح کر کے لاتا ہے اور یہاں اس کو بیوی کو آ کے پتہ چلتا ہے کہ اس کی تو کوئی امریکن گرل فرینڈ تھی یا اس نے پہلے کسی سے شادی کی ہوئی ہے، اور وہاں سے ڈیورس نہیں ہوئی تو وہ اس کے پیپرز نہیں فائل کر سکتا، اور ڈگری جو ہے وہ اس کی جعلی ہے یا جھوٹ بولا، جاب اس نے جھوٹ بولا. تو اگر وہ کہے کہ میں فلاں کمپنی میں آپ کو ایک ایگزامپل دے رہی ہوں کہ وہ اگر کسی بڑی کمپنی کا نام لے کہ میں اس کمپنی میں اس جاب پہ ہوں، تو ضرور کسی سے پتہ کرائیں کہ واقعی اس نے وہ صحیح انفارمیشن دی ہے یا نہیں. ربینہ، اگر کوئی فیملی اپنی لڑکی کو کسی لڑکے سے شادی کروانا چاہ رہے جو یہاں امریکہ میں رہتا ہے، تو کیا ریڈ فلیگز ہیں، کیا سائنز ہیں ایسے جو انہیں پہلے دیکھنے چاہیے کہ شاید کچھ مسئلہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، سب سے بڑا جو ایک ریڈ فلیگ جو مجھے سمجھ میں آتا ہے وہ یہ ہے کہ جب کوئی رشتہ لے کے آئے گا تو وہ کہیں گے کہ آپ بس 10 دن میں شادی کر دیں، ہمیں آپ کی بچی چاہیے، آپ بس فٹافٹ شادی کر کے اس کو ساتھ بھیج دیں. جب وہ اتنی جلدی کریں تو سمجھ لیں کہ وہ کوئی چیز چھپا رہے ہیں. وہ پھر یہ بھی کوشش کریں گے کہ یہاں کے کانٹیکٹس ان کو نہیں دیں گے. جب آپ پوچھیں گے کہ بھئی آپ کے کوئی دوست رشتہ دار وہاں پہ ہیں جن کا ہمیں بتائیے، تو وہ اس چیز کو وہ اوائڈ کریں گے. اور اگر آپ کہیں کہ بھئی نہیں ہمیں 6 مہینے کا وقت چاہیے، وی وانٹ ٹو فائنڈ آؤٹ اباؤٹ دا بوائے، یا وہ کیا کرتا ہے، صحیح بول رہا ہے نہیں بول رہا، تو اس چیز سے بھی ان کو ہچکچاہٹ ہوگی. اپنی طرف سے جو انسان پریکاشن لے سکے وہ ضرور لے، تاکہ بچی اتنا دور آ کے پریشان نہ ہو. ربینہ، تھینک یو سو مچ فار یور ٹائم. بہت اہم آپ کام کر رہی ہیں اینڈ ہوپفلی آپ یہ کام کرتی رہیں گی. تھینک یو سو مچ. گائز، شو کا وقت اب ختم ہو گیا ہے. دیٹس آل دا ٹائم وی ہیو فار. لیکن ہم نے آج اس بہت ہی اہم ٹاپک پر روشنی ڈالنے کی کوشش کی ہے. یقیناً آپ میں اس کے بارے میں تھوڑی آگاہی بڑھی ہوگی. بٹ دیٹس آل دا ٹائم وی ہیو فار ٹوڈے. انشاءاللہ اگلے ہفتے آپ سے ملاقات ہوگی. خدا حافظ.